नमस्कार, सत्य हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, आप सत्य हिंदी देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, उसको सराह रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हम चाहते हैं कि आपका हमारा ये रिश्ता और प्रगाढ़ हो और गहरा हो। इसके लिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ नीचे एक लिंक दी गई है, उसको कृपया क्लिक करें। उम्मीद है आप हमारे इस निवेदन की कद्र करेंगे और ज़रूर ऐसा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सच्ची खबरों का कार्यक्रम सुनिए सच। और सुनिए सच में सबसे पहले आज की प्रमुख खबरों पर एक नज़र। आरबीआई ने की नई घोषणाएं, मगर अर्थव्यवस्था सुधरेगी क्या? पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी के बेटे की शादी में जुटे बड़े बड़े लोग। सिद्धलिंगेश्वर मेले में हजारों की भीड़, ऐसे लड़ेंगे कोरोना से? महाराष्ट्र के पालघर में चोरी के शक में पीट कर 3 की हत्या। रिकॉर्ड बनाने के बाद शिवराज ने शुरू की मंत्रिमंडल बनाने की कवायद। तो मित्रों, ये थी आज की बड़ी खबरें और अब आज की सबसे बड़ी खबर पर विस्तार से नज़र डालते हैं। कोरोना के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में आई सुस्ती को दूर करने के लिए बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार सुबह इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि बाजार में 50,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि कर्ज लेने वालों को सुविधा हो। नाबार्ड यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को 25,000 करोड़ रुपए, सिडबी यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक को 15,000 करोड़ रुपए और एनएचबी यानी नेशनल हाउसिंग बैंक को 10,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तो ये पूरा जो पैकेज का ऐलान है, इसका मकसद ये है कि बाज़ार में लिक्विडिटी बढ़े और बैंकों के पास कर्ज देने के लिए ज़्यादा पैसा हो, बैंक खुलकर कर्ज दें और लोगों को भी, जो उद्योग धंधे चलाने वाले लोग हैं या नया निवेश करने वाले हैं, अगर उन्हें लोन की ज़रूरत है तो आगे आकर लोन ले। आरबीआई चाहता है कि लोन लेने की गति बढ़े। पिछले 3-4 सालों में लगातार ये गिरती गई है और ये अर्थव्यवस्था के लिए कोई अच्छा संकेत नहीं माना जाता है, क्योंकि अगर लोग लोन नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब है कि उन्हें अर्थव्यवस्था में कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। तो इसका मतलब ये कि नोटबंदी के बाद से जिस तरह से अर्थव्यवस्था में लगातार उतार आता गया, उसी अंदाज में ये लोन लेने की रफ्तार भी कम होती गई और अब इतनी कम हो गई है। जाहिर है कि कोरोना संकट की वजह से लोग कुछ उम्मीद नहीं देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था निकट भविष्य में बेहतर होगी, इसलिए वो लोन लेने की रफ्तार धीमी पड़ गई थी और बैंकों ने भी अपने पैर पीछे खींच लिए थे। वो भी हिम्मत नहीं कर रहे थे, क्योंकि इतना बड़ा जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, एनपीए है, वो इतना बड़ा हो गया कि बैंकों पर बोझ बन गया है। बैंक उसके बोझ से दबे चले जा रहे हैं। तो एक तरफ एनपीए का बोझ है, दूसरी तरफ नए लोन देने के अपने खतरे हैं, अपने जोखिम हैं। तो बैंक अभी इस माहौल में, जब उन्हें भी लग रहा है कि अर्थव्यवस्था सुधरने वाली नहीं है, अगले 1-1.5 साल में जो तमाम तरह के डाटा आए हैं, उनके हिसाब से 1.5% के आसपास जीडीपी के विकास दर रहने वाली है। तो इसमें तो 1.5% में तो कुछ भी बेहतर होने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। अब इसको बेहतर करना चाहता आरबीआई, इसलिए लोगों को प्रेरित कर रहा है लोन लेने के लिए। लेकिन जो लोन लेने वाले हैं, वो आखिर लोन क्यों लेंगे? ये ऐसे समय में जब अर्थव्यवस्था संकट में है, आगे कोई बहुत उम्मीदें नहीं दिख रही हैं, तो लोन लेने वाले आगे क्यों आएंगे? लोन लेकर अपनी मुसीबतें, अपना संकट क्यों बढ़ाएंगे? तो ये एक तरह का कहिए कि एक दुष्चक्र है, एक विशियस सर्कल है जिसमें पूरी अर्थव्यवस्था फंसी हुई है। आरबीआई अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। अभी मार्च में भी उसने इस तरह के ऐलान किए थे ताकि अर्थव्यवस्था में गतिशीलता आए। अर्थव्यवस्था जो लगातार नीचे जा रही है, उसमें कुछ उम्मीद की किरण जगे, लेकिन हो ऐसा नहीं रहा है, क्योंकि ऐसा लगता है कि सरकार और आरबीआई की जो दिशा है वो गलत है, वो डायरेक्शन ही गलत है। क्योंकि जहाँ पर जोर देना चाहिए, ये पूरी इकोनॉमी ठहरी हुई है डिमांड ना होने की वजह से। डिमांड नहीं है तो जाहिर है कि प्रोडक्शन भी नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो इकोनॉमी ठहर जाएगी या नीचे की तरफ लुढ़कती जाएगी।
बार बार कहा जा रहा है कि सरकार को लोगों के हाथों में पैसा रखना चाहिए, मिडिल क्लास को टैक्स में रियायतें देना चाहिए ताकि वो कुछ ज़्यादा खर्च करे, ज़्यादा कंज्यूम करे। इसी तरह से आम लोगों के पास पैसा जाएगा तो वो खर्च करेंगे, तो एक डिमांड बनेगी। सरकार वहाँ पैसा खर्च करने के लिए तैयार नहीं। सरकार बार बार उद्योगपतियों की झोली में पैसा डाल रही है। पहले भी उसने जो कारपोरेट टैक्स में बड़ी छूट दी थी उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ था नवंबर दिसंबर में। और ये जो इस तरह की जो स्कीम्स ला रही है, इस तरह की जो लिक्विडिटी बढ़ाने की या दूसरे तरह की कोशिशें हो रही हैं, उनका भी हश्र कहीं उसी तरह का ना हो, क्योंकि गलत दिशा में आप चाहे जितनी भी तेज़ी से भागें वहाँ नहीं पहुँचते हैं जहाँ आपको पहुँचना होता है। तो दिशा ठीक करनी पड़ेगी सरकार को। इस तरह के उपायों से बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा नहीं, क्योंकि बैंक भी लोन देने को तैयार नहीं है, रिस्की है। जो लोन लेने वाले हैं वो भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि रिस्क ही है, अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ रही है। तो आरबीआई दिखाने की कोशिश भले करे कि वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके कोई परिणाम सार्थक मिलने वाले नहीं हैं, ये कहा जा सकता है। और आइए अब अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। देशव्यापी लॉकडाउन के बीच कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के बेटे निखिल कुमारस्वामी की बेंगलुरु में शानदार समारोह में शादी हुई है। शुक्रवार को हुए इस विवाह समारोह में अच्छी संख्या में लोगों ने शिरकत की। इसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा भी शामिल हुए। शादी समारोह की जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं, उनमें सोशल डिस्टेंसिंग का किसी भी शख्स ने ध्यान रखा हो ऐसा नहीं लगता। किसी ने मास्क भी नहीं पहना है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि लॉकडाउन के बीच शादी समारोह के इस तरह के भव्य आयोजन की इजाज़त कैसे दी गई, और क्या कुमारस्वामी अपने बेटे की शादी की तारीख को आगे नहीं बढ़ा सकते थे? क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको जनता के सामने मिसाल पेश करनी चाहिए, जिससे घरों में भूखी प्यासी फंसी जनता को भी हिम्मत बंधी रहे, वो भी लॉकडाउन का सम्मान करे, उसको भी समझ में आए कि लॉकडाउन नहीं तोड़ना है। जब हमारे नेता ही इस तरह से लॉकडाउन तोड़ेंगे, अब सोचिए इस विवाह समारोह में कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए थे, जिनकी जिम्मेदारी है कि लॉकडाउन ठीक से इम्पोज हो, ठीक ढंग से काम करे। वो खुद इस समारोह में शामिल हुए, पूर्व प्रधानमंत्री शामिल हुए, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे की शादी हो रही है। यानी कर्नाटक के जो क्रीम लीडरशिप है वो इस समारोह में शिरकत कर रहा है। ऐसे में कैसे उम्मीद की जाए कि आम लोग लॉकडाउन का सम्मान करेंगे? अब देखिए बीजेपी के कई नेताओं के और भी आ चुके हैं, जैसे कोई बर्थडे मना रहा है, कोई रामनवमी मना रहा है, कोई लॉकडाउन में पिस्तौल और मशाल जुलूस निकाल रहा है। तो इस तरह की बहुत सारे नेताओं की तस्वीरें, वीडियोस आ चुके हैं जो बताते हैं कि हमारे नेता कितने ज़िम्मेदार या गैर ज़िम्मेदार हैं। ये बहुत चिंता की बात है और इस मामले में कायदे से तो कार्रवाई होनी चाहिए। येदियुरप्पा इस समारोह में खुद शामिल हुए। ये कितने शर्मनाक बात है कि मुख्यमंत्री खुद, और वो भी मास्क नहीं लगाए हैं। कोई भी नेता वहाँ मास्क नहीं लगाया है, तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। ये तो हद हो गई है। हिंदुस्तान में ही ऐसा हो सकता है और बहुत ही शर्मनाक है। देश के लिए कोई इन्होंने मिसाल पेश नहीं की है, बल्कि लोगों को ये कहने का मौका दिया है कि जब हमारे नेता कर सकते हैं तो हमने क्या अपराध किया, हम भी तोड़ेंगे। और मित्रों, अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, लेकिन उस पर जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप जो खबरें देख रहे हैं उस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में वो लिखना जारी रखिए। ये कमेंट हमारे बहुत काम आते हैं। आपकी प्रतिक्रियाओं के आधार पर हम अपने कार्यक्रम को अदलते बदलते और बेहतर करते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। देश भर में लागू लॉकडाउन और तमाम सख्तियों के बीच कर्नाटक के कलबुर्गी में गुरुवार को आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में हज़ारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो गए। ये लोग सिद्धलिंगेश्वर मेले में भाग लेने के लिए इकट्ठे हुए थे। इस घटना का जो वीडियो सामने आया है उसमें हज़ारों लोग एक रथ को खींच रहे हैं। वीडियो में लोगों को कंधे से कंधा मिलाकर रथ को खींचते हुए देखा जा सकता है। इस दौरान न तो लॉकडाउन की कोई फिक्र की गई और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया। ये मेला कलबुर्गी ज़िले के चिट्टापुर तालुका में आयोजित किया गया था। अब देखिए कि
जमात तबलीगी जमात के कार्यक्रम को लोग कितना हंगामा मचाया गया। कहा गया कि ये जमाती जो हैं कोरोना जिहाद कर रहे हैं, कोरोना फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, साजिशन कर रहे हैं। अब ये जगह जगह दूसरे धर्मों के लोग भी इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं। हज़ारों लोग इस कार्यक्रम में इकट्ठे हुए, इस धार्मिक कार्यक्रम में। कर्नाटक में जब बड़ी तेज़ी से कोरोना वायरस के संक्रमण की जो नंबर हैं वो बढ़ रहे हैं, ऐसे में ये इस तरह के आयोजन हो रहे हैं और वहाँ की सरकार, वहाँ का प्रशासन सुस्त पड़ा हुआ है। वहाँ अब इस तरह के जो आयोजन हो रहे हैं, क्या इनको धार्मिक नज़रिए से देखा जाना चाहिए? अगर आप दूसरे धर्मों के आयोजनों को धार्मिक नज़रिए से देखते हैं तो क्या इनके प्रति भी वही रवैया होना चाहिए? क्या हम भेदभावपूर्ण ढंग से अलग अलग समारोहों के बारे में तय करते हैं? हिंदू अगर करें तो सब ठीक है, और मुस्लिम या कोई दूसरे धर्म के करें तो वो जिहाद हो जाएगा, वो कोरोना फैलाने की साजिश हो जाएगी। ये एक जो मानसिकता हमारी बनाने की कोशिश की गई है राजनीतिक दलों द्वारा या मीडिया के द्वारा, इससे भी लड़ने की ज़रूरत है। अब कल ही दतिया में एक पूर्व महाराज की जो अंतिम यात्रा थी उसमें भी लोग शामिल हुए, उसमें भी खुलकर 100-150 लोग शामिल हुए। इसके पहले और भी घटनाएं हो चुकी हैं, बहुत सारे मंदिरों में और दूसरे कार्यक्रमों में इस तरह की भीड़ इकट्ठी होती रही है। कहने का मतलब ये है कि ये धार्मिक कट्टरता या अंधश्रद्धा या कहना चाहिए कि धर्मांधता कोरोना से लड़ने के रास्ते में बहुत बड़ी बाधा बन सकती है, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग करें, इस्लाम के करें या हिंदू धर्म के करें। इन दोनों के बारे में हमें एक दृष्टि से सोचना पड़ेगा और दोनों को उसी तरह से आलोचना निंदा का पात्र बनाना पड़ेगा। उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी, कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी, यहाँ भी की जानी चाहिए। देखते हैं अब कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है, वो हिंदुत्ववादी सरकार है, तो इसको इस तरह से नहीं लेगी। और ना ही आपको मीडिया में ये खबर इस ढंग से मिलेगी कि जाहिल लोग क्या कर रहे हैं या ये हिंदुओं की कोई साजिश है कोरोना फैलाने की। इस तरह से नहीं होगा। ये एक मीडिया ने एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है, हिंदू बनाम मुस्लिम, और एक लड़ाई का माहौल बनाना, नफ़रत का माहौल बनाना, हिंसा का माहौल बनाना और एक समुदाय को एक काले रंग से पेंट कर देना। बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है इस तरह की राजनीति से भी और इस तरह के मीडिया से भी। अब अगली खबर का रुख करते हैं। महाराष्ट्र के पालघर ज़िले के कासा इलाके में गुरुवार रात को चोरी के शक में 3 लोगों की पीट कर हत्या कर दी गई। ग्रामीणों ने इन्हें देर रात संदिग्ध हालत में एक कार में गांव में घूमते हुए पकड़ा और पत्थर और डंडों से हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक हॉस्पिटल तक पहुंचाने से पहले तीनों की मौत हो चुकी थी। इस वारदात में तकरीबन 200 लोगों के शामिल होने का शक है। शुक्रवार सुबह तक 30 लोगों को हिरासत में लिया गया है। हम बता दें कि ये कोई सांप्रदायिक घटना नहीं थी, ये ट्राइबल इलाके में हुई है और ये जो लोग जा रहे थे, अपनी कार में जा रहे थे। अब पता नहीं उन्हें कैसे इन पर चोरी करने का शक हुआ इन ग्रामीणों को, और उन्होंने उनको घेर कर बहुत बुरी तरह पीटा, उनकी मौत हो गई। उनके बचाव के लिए जो पुलिस दल आया उसको भी वहाँ के लोगों ने घेर कर उनकी भी पिटाई कर दी, और फिर जब बड़ा दल आने को था तब ये लोग वहाँ से भाग गए। हालांकि 30 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 3 लोगों की मॉब लिंचिंग हुई है। ये भी एक बड़ी विडंबना है, बड़ा दुर्भाग्य है कि लोगों में शक इतना बढ़ गया है दूसरों के प्रति कि वो कुछ भी करने पर आमादा हैं, उनकी जान लेने पर आमादा हैं। ये रात में चौकीदारी करने के लिए जो ग्रुप तैनात किया गया था, अब वहाँ क्या ऐसी स्थिति थी कि चौकीदारी की ज़रूरत थी, ऐसे लोगों को क्यों रखा गया था, ये वहाँ का प्रशासन बता सकता है कि वहाँ की सरकार को ये पता होगा कि ये ऐसी क्या परिस्थितियाँ थीं कि लोगों के बीच में इतना संदेह का वातावरण बना हुआ है। बहुत ही दुखदाई घटना है, बहुत ही अफसोसनाक घटना है ये, और इस तरह की वारदातें रोकने के लिए प्रशासन और सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। और अब आज की अंतिम खबर का रुख करते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। आप जानते हैं कि देश में नंबर 2 पर पहुंच गया है मध्य प्रदेश। वहां सबसे ज़्यादा 1100 का आंकड़ा पार कर चुके हैं और वहां 70 के आसपास लोग भी मारे जा चुके हैं। लेकिन इस भीषण संकट में वहाँ ना कोई स्वास्थ्य मंत्री है, ना कोई गृह मंत्री है। वो जो
पिछले 25 दिनों से शिवराज सिंह बिना मंत्रिमंडल की सरकार चला रहे हैं। उन्होंने एक रिकॉर्ड बना दिया है। ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहले मुख्यमंत्री हैं जो इतने दिनों तक बिना कैबिनेट के सरकार चला रहे हैं। लेकिन हर तरफ से आलोचना के बाद अब वहाँ पर कैबिनेट बनाने की कवायद शुरू हो गई है और जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कांग्रेस से दल बदल करके बीजेपी में गए हैं और वहाँ कुछ बड़ा काम करने की उनकी उम्मीद है, तो वो भी अब जुट गए हैं कि कैसे शिवराज के कैबिनेट में उनके साथ जो बगावत करके गए थे उन लोगों को कैसे बेहतर प्रतिनिधित्व मिले। तो ये कवायद वहाँ शुरू हो गई, लेकिन नुकसान बहुत हो गया है इस एक महीने में प्रदेश का, बल्कि उसके पहले 15-20 दिन जो पॉलिटिकल टर्माइल चला, जिसमें सरकार गिराने का खेल चलता रहा, तोड़ने का खेल चलता रहा, इस 1.5 महीने में जो कुछ हुआ उसका असर आप मध्य प्रदेश के में देख सकते हैं, कोरोना से लड़ाई में देख सकते हैं। इंदौर और भोपाल दोनों हॉट स्पॉट बने हुए हैं देश में। बड़े पैमाने पर इंदौर में संदिग्ध मौतें हुई हैं कोरोना वायरस से। मध्य प्रदेश में तो भोपाल में तो गजब ही हो गया कि जितने भी वहाँ पर मरीज हैं उसके आधे 50% से ज़्यादा स्वास्थ्य विभाग के हैं, उसमें 4 IAS अफसर भी शामिल हैं। तो ये बताता है कि वहाँ की सरकार पूरी कैबिनेट ना होने की वजह से, एक व्यक्ति पर डिपेंड करने की वजह से किस तरह से चल रही है और उसके क्या क्या नतीजे प्रदेश को भुगतने पड़ रहे हैं। दरअसल ऐसा लगता है कि जो सरकार में मंत्रियों के खींचतान हैं दल बदलुओं के आ जाने के बाद, कि अब उनको कैसे एडजस्ट किया जाएगा नए मंत्रिमंडल में, और जो अपनी पार्टी के पुराने लोग हैं वो नाराज़ ना हो उनका क्या किया जाएगा। तो अब जगह तो उतनी ही है मंत्रिमंडल में, उनमें सबको एडजस्ट करना है, सबको खुश करना है, और नाखुश ना हो लोग, इसके लिए ये मंत्रिमंडल विस्तार लगातार टाला जाता रहा है। अब अंततः लगता है कि ये मजबूरी हो गई है कि कुछ तो करना ही पड़ेगा, इसे अंततः अनंत काल तक नहीं टाला जा सकता है। तो ये कवायद शुरू हो गई है, लेकिन ये कवायद बहुत ख़तरनाक भी साबित हो सकती है शिवराज सिंह चौहान के लिए भी, बीजेपी सरकार के लिए भी, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। जो नाराज़ लोग होंगे वो बगावत भी कर सकते हैं। तो आने वाले दिनों में देखते हैं कि ये कैबिनेट किस तरह का बनता है, कितने मंत्री शपथ लेते हैं। कहा जा रहा है कि कम से कम 10 तो वो जो 22 कांग्रेस MLA टूट कर गए थे उनमें से मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, और अगर ऐसा होता है तो एक जो बैलेंस है मंत्रिमंडल का वो किस तरह से बना रहेगा, ये देखने की बात होगी। बहुत सारे जोड़ तोड़ करने पड़ते हैं मंत्रिमंडल में, क्षेत्रीय अनुपात बना के रखना पड़ता है, फिर जातिगत प्रतिनिधित्व का भी ख्याल रखना पड़ता है, और एक ये नया फैक्टर आ गया दल बदलुओं वाला, उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो बड़ी चुनौती है कैबिनेट बनाना। अब देखते हैं कैसे बनाते हैं शिवराज सिंह चौहान। तो मित्रों, ये था आज का सुनिए सच। आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट्स के ज़रिए, अपने लाइक के ज़रिए, अपने शेयर के ज़रिए हमें ज़रूर बताइएगा, और इस चैनल को शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सुनिए सच में ये था आज का सच। कल का सच लेकर हम कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।